एशिया टाइम्स के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं मुर्शद बस्ती। मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे आजकल दिल्ली की सड़कों पर जब आप चलते होंगे तो आपको ग्रीन प्लेट की कुछ गाड़ियां नज़र आती होंगी। कभी कोई कार आपसे सामने से गुजर रही होगी, कभी कोई आपके सामने से कोई बाइक गुजर रही होगी। आपके जहन में ज़रूर एक ख्याल आता होगा, कुछ लोगों को मालूम भी होगा। तो वो एक तरह से ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक स्कीम के तहत इंट्रोड्यूस किया है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो, ताकि हमारी और आपकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल जितना बढ़ेगा उतना हमारा एनवायरनमेंट महफूज होगा। आज मैं इस वक्त नीति आयोग में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त मनोज कुमार उपाध्याय जी हैं। आप डिप्टी एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, नीति आयोग में। आपसे मैं बात करूँगा कि क्यों ज़रूरी है ग्रीन एनर्जी को हमारी और आपकी लाइफ के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइए कि जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि सड़कों पर इस तरह की गाड़ियाँ देखी जा रही हैं, उसकी तादाद बहुत कम है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है ग्रीन एनर्जी की, फ़िलहाल किस मरहले में है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा है। ग्रीन एनर्जी में बेसिकली हम ग्रीन एनर्जी कहते किसे हैं जी। तो जो भी ऊर्जा या जो भी एनर्जी हम सोलर या विंड के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल को कंबस्ट नहीं कर रहे हैं। दो तरीका है, एक हम कुछ चीज़ जला कर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एक हम जिसमें कुछ चीज़ जलाते नहीं हैं। अभी तक जो कन्वेंशन एनर्जी है जिसमें हम लोग तेल जलाते हैं या गैस जलाते हैं, कंबस्शन के रूप में जलाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल फ्यूल है, उसको वो ट्रेडिशनल फ्यूल कहते हैं। उससे बहुत ढेर सारा जो है एमिशन होता है। एमिशन में हमारे पास पार्टिकल्स एमिशंस होते हैं, CO2 एमिशन होते हैं, सल्फर एमिशन होता है और उससे बहुत ढेर सारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। चाहे वो पावर प्लांट का एमिशन क्यों ना हो, गाड़ियों में हम देखते हैं जो उनके धुएँ निकल रहे हैं, उससे बहुत सारा एमिशन होता है। और आप देखते हैं दिल्ली में आपके अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उस समय हमारे दिल्ली का एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है और वो एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, वो श्रिंक होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में क्या है कि हम लोग जितनी भी पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ निकल जाती हैं जी। पर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के बीच में एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया बना हुआ है जो कि मेडिटेरियन सी से हवा चल के आती है, इसे वेस्टर्ली बोलते हैं। जी जी। और वो दिल्ली के तरफ, क्योंकि हमारा जो है हम लोग बहुत करीब हैं हिमालयन माउंटेन से, तो दिल्ली की तरफ सिंक करती है जी। सिंक करने के टाइम पे क्या होता है कि कोई पोल्यूशंस या जो चीज़ें हमारी हैं वो हवा में उठ के बाहर जा नहीं पाती। तो उस समय जो भी पोल्यूशन हमारे साथ होता है, चाहे पराली का पोल्यूशन हो, चाहे हमारे इन्वायरमेंट में हमारे व्हीकल पोल्यूशन हो, उससे काफ़ी ज़्यादा आपने धुंध देखी होगी और इसके लिए सरकार ने काफ़ी काम भी किया है। अब आते हैं ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी में जो ट्रेडिशनल फ्यूल है उनसे जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है उससे बचने के लिए, और प्लस चूँकि हम लोग बहुत ढेर सारा इंपोर्ट करते हैं, ये तेल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, उससे बहुत सारा पैसा हमारा बाहर चला जाता है। जी जी। तो उससे हमारे देश को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम लोग अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ग्रीन एनर्जी या हरित ऊर्जा एक बहुत बड़ा स्वच्छ ऑप्शन है। जी, देश में हरित ऊर्जा का आपने नाम लिया, बड़ा अच्छा टर्म आपने बताई। हरित क्रांति देश ने देखी है, श्वेत क्रांति भी आई, अब हरित एनर्जी की बात हो रही है और दोनों कामयाब रही हैं हमारे देश के अंदर और देश को आत्मनिर्भर करने में बड़ा योगदान रहा दोनों क्रांतियों का। आप इसका भविष्य क्या मानते हैं? लोगों को ख़ास तौर से जो प्लानिंग आप कर रहे हैं यहाँ बैठ कर के कि हरित एनर्जी लोग उसको अपनाएं, उसमें दिक्कतें आपको क्या आ रही हैं फ़िलहाल शुरुआती दौर में, और उनको किस तरह से अपने मट रहे हैं? तो दिक्कतें तो जब हम लोग कोई चीज़ नई स्कीम या नया टेक्नोलॉजी जब लाते हैं तो दिक्कतें तो आती ही हैं जी। क्योंकि वो कितना मैच्योर है और उसका कितनी कास्ट है, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है वो कितनी महंगी है। जी। कोई भी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी या नई ऊर्जा समाज में तभी जाती है जब उसका कास्ट, उसका जो उस पर जो खर्च होने वाला पैसा है वो कम हो और सामान्य जनता उसको उपयोग में ला सके। ग्रीन एनर्जी के दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन हमारा पावर वाला है जी, जिसमें हम लोग सोलर, जो हमारा सौर ऊर्जा है, जो हमारा विंड एनर्जी है, जिसमें हम लोग हवा के थ्रू जनरेट करते हैं, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जी जी। और उसमें सरकार ने एक 500 गीगावाट कैपेसिटी का एक टारगेट रखा है, जिसमें हम लोग करीब करीब 175 गीगावाट 2022 तक में हम लोग ला रहे हैं, जिसमें सोलर और विंड और बायो एनर्जी होगी। तो जो हम लोग अपने घर में बिजली जला रहे हैं,
इसमें उसका हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जी। जिससे कि धीरे धीरे करते करते जो हम कोयले से बिजली ले रहे हैं या जो हम गैस से बिजली ले रहे हैं उसमें हम कम करें और कोयला हम कम जलाएं। दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग जो इंडस्ट्री है या जो हमारी गाड़ियां हैं इनमें हम लोग बहुत ढेर सारा यूज कर रहे हैं गैस या पेट्रोल या डीजल, इसको कैसे रिप्लेस करें जी। तो इसमें अभी 2 पॉलिसी है। एक हम लोग एथनॉल ब्लेंडिंग, एथनॉल जो है वो अल्कोहलिक फॉर्म में होता है और उसको हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं, पेट्रोल में मिला के लाते हैं। तो उसका टारगेट बढ़ा दिया गया, 20% कर दिया गया 2025 तक, और ये देश के अंदर ही निर्मित होता है। इससे क्या है कि जो पेट्रोल है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और उसका गाड़ी का माइलेज अच्छा हो जाता है और इससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन काफ़ी कम हो रहा है। मुझे सर ये बताइए कि 2 बातें आपने बताई, तो एक तो भारत को जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हरित एनर्जी से भारत को कितना बड़ा फ़ायदा इकोनॉमिक होने वाला है। दूसरे, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सेव करने में अभी जो सिचुएशन है उसको हम कितना हद तक कम कर पाएंगे अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जैसा आपने कहा कि हमारे पास 160 बिलियन USD का इंपोर्ट हुआ था 2020 में, ठीक है, और ये करीब 350-400 USD बिलियन हो जाएगा 2030 में जी। अगर हम इस तरह से ही इंपोर्ट करते रहेंगे। तो हम लोग का जो लक्ष्य है कि इस इंपोर्ट को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी हम लोग लाएंगे। तो ग्रीन एनर्जी जब हम लोग लाएंगे तो इतना पैसा हम लोग बचा पाएंगे देश में। बेशक। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम लोगों ने रोड मैप बनाया है कि 2025-2030, ठीक है। तो 2030 तक लगभग हम लोग अपने पूरे एनर्जी कंजम्पशन में लगभग 70 से 80% हम लोग ग्रीन एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा। ऐसा हम लोग बना रहे हैं प्रोग्राम। जो आपने बात शुरुआत करी थी कि जो गाड़ियां दिख रही हैं जी जी सड़कों के ऊपर, तो वो ई-व्हीकल्स हैं जी जी, जिसमें क्या है कि वो बैटरी से चल रही हैं और उसको चार्ज करते हैं। उसमें कोई भी हम लोग जो है पेट्रोल या डीजल यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 3 तरीके की व्हीकल आपको दिखती है। एक CNG व्हीकल दिखती है, CNG व्हीकल में कम पोल्यूशन होता है जिसमें हम लोग CNG गैस यूज करते हैं। प्लस हम लोग एक बैटरी, आजकल ई बसेस भी आ गई हैं, ई-रिक्शा है, ई कार आ गया है। तो ये सेकेंड फेज है, ठीक है। और कुछ में हम लोग चूँकि ऑलरेडी डीजल में मेथनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं और पेट्रोल में ऑलरेडी हम लोग एथनॉल मिला रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आने वाला है वो ग्रीन हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास CNG वाली गाड़ी चलती वैसे ही गाड़ी होगी, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है ऑलमोस्ट जीरो पोल्यूशन वाला। जैसे हमारे पास ई-व्हीकल है, ई-व्हीकल में क्या है कि बैटरी का इशू है, बैटरी डिस्पोज कहाँ करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग फेज़ में अलग अलग ग्रीन एनर्जी का इंट्रोडक्शन होने वाला है। अभी तक हम लोग सोलर और विंड और बायोमास में ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी सफलता मिल चुकी है। उनकी जो प्राइजेज़ है काफ़ी कम आ चुकी है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती सोलर बिजली पैदा कर रहा है आज की डेट में। अच्छा। और हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टारगेट लेके चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा टारगेट हमें अचीव हुआ है। इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं, बहुत जॉब क्रिएशन हुआ है। और अभी सोलर मैन्युफैक्चरिंग का भी हम लोगों का एक स्कीम आई है, उसमें बहुत सारे लोगों ने बिड किया है। तो ये जो स्वच्छ ऊर्जा है, स्वच्छ ऊर्जा से हमें बहुत ज़्यादा रोजगार भी। अच्छा, इसमें अगर हरित एनर्जी की बात करूं तो इसमें रोज़गार के क्या क्या मौके हैं? अगर ये बढ़ता है, जैसा कि आपने कहा 70-80% आप कवर करना चाह रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर रोज़गार यहाँ डेवलप हो सकता है? इसमें क्या है कि क्वांटम तो अनलिमिटेड है, ठीक है। जैसे अब सोलर की बात करते हैं तो सोलर सेल प्रोडक्शन से लेकर के उसको लगाने से लेकर के मेंटेन करने में, चूँकि सारा हमारे देश के अंदर हो रहा है, तो पूरा एक ये इकोसिस्टम में पूरा जॉब क्रिएशन है। ठीक है। अब जैसे क्या है कि सोलर तो हम लोग अपने घर में लगाते हैं, आप जिसे बोलते हैं रूफटॉप बोलते हैं। तो इसका जो व्यवसाय जो बढ़ने वाला है, जैसे एक क्या बड़ा प्लांट हो गया, ठीक है, तो बड़ा प्लांट हो गया तो उसमें तो इंटीग्रेटेड प्लांट हो गया, मैकेनाइज हो गया। लेकिन छोटे छोटे प्लांट, माइक्रो ग्रिड, मिनी ग्रिड या ऑफ ग्रिड या जिसे बोलते हैं रूफटॉप, तो इसमें सबसे बड़ी संभावना लोकल एंटरप्रेन्योर की है कि लोकल एंटरप्रेन्योर ने अपना जो है वो लगाया, उसको मेंटेन किया। और इसमें बहुत सारे एंटरप्राइजेस काम भी कर रहे हैं जो कि सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लोगों को संपर्क करके उनके घरों पे लगा भी रहे हैं। अगर आप गांव क्षेत्र में जाएं देखें, बहुत लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया जहां पहले बिजली नहीं आती थी। तो एक ये सोलर का जो है करीब आकलन ऐसा है कि 10 लाख से ऊपर का रोज़गार वो ला पाएंगे। अगर आप पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं तो कम से कम इसमें 2 से ढाई करोड़ लोगों का रोज़गार
आ सकता है। दूसरी बात ये थी कि हम और जब छोटे थे तो हम अपने आसपास इस तरह के जो प्लांट होते थे उन्हें देखते थे और उन पर ये देखते थे कि इन्हें सब्सिडी बड़े पैमाने पर दी जा रही है, 70 to 80% सब्सिडी दी जा रही है, प्रमोशन किया जा रहा है, ब्लॉक लेवल से उसका प्रमोशन होता था कि आप अपने घरों पर जो है सोलर लाइट लगवाएं हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसको पुशअप करने के लिए कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। तो अभी क्या है कि इसमें सब्सिडी स्कीम चल रही थी, अच्छा, और वो ख़त्म हो गई क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है। अभी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अभी वो इतनी सस्ती, पैनल इतना सस्ता हो चुका है कि वो एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। प्लस जो दूसरा प्रावधान बनाया गया है कि अगर कोई आदमी अपने घर की छत पर लगाता है पैनल और अपने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करता है तो सरकार को बेच सकता है। अच्छा, तो वो आमदनी भी उसको वहाँ से होने लगी। पहले जब सोलर का पैनल बहुत महंगा था उसमें सरकार ने 30% सब्सिडी रखी हुई थी, जिसका लोगों ने लाभ उठाया। अब चूंकि उस पैनल का दाम इतना सस्ता हो गया कि सब्सिडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर विभिन्न राज्य सरकारें अपने हिसाब से सब्सिडी ला रही हैं। जैसे गुजरात की सबसे अच्छी स्कीम है, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक स्कीम बनाई है, जहाँ वो अगर आप अपने घर में लगाते हैं एक कैपेसिटी से ऊपर बियॉन्ड तो आपको वो सुविधा कुछ देते हैं। ऐसे हरियाणा का एग्जाम्पल है। कई स्टेट जहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के, हरित ऊर्जा को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है, उन सरकारों ने अपने स्तर पर काफ़ी अच्छी स्कीम बनाई हुई है। पर इस स्कीम के साथ साथ ये जो हमारा सोलर पैनल है ये आज के डेट में बहुत सस्ता हो गया है। इसमें नॉर्मली बस दो ही चीज़ की, एक जागरूकता की कमी है। मैं बोलूँगा कि जो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेक्टर है थोड़ा उसमें समस्याएं हैं। तो कई स्टेट में वो बिजली लेता तो है लेकिन उसको पेमेंट देता नहीं। कुछ इस तरह से इश्यूज हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पर अपने कंजम्पशन के लिए कुछ सोचता है कि नहीं, मैं अपने घर में सिर्फ और सिर्फ सोलर की बिजली की कंजम्पशन करूँगा, तो वो इतनी सस्ती हो चुकी है कि हाँ, थोड़ा शुरुआत का इन्वेस्टमेंट है, हर आदमी नहीं कर रहा है। मान लो कोई आदमी नया घर बनाता है, सोचता है कि मेरा घर 10 लाख में बन रहा है, तो अगर वो 50,000 रुपये और बढ़ा देता है तो वो अपने पूरे घर की ज़रूरत आराम से सोलर से पैदा कर सकता है, पूरा कर सकता है। जिसने घर बना लिया ऑलरेडी, अब उसके पास सारे सिस्टम हो चुके हैं, तो उसको थोड़ा दिक्कत आती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अब दिल्ली जैसे महानगर में यहाँ सबके पास अपनी छत तो है नहीं। तो जब अपनी छत नहीं है, सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ को करना चाहिए, RWA करना चाहिए। कुछ RWA ने काम शुरू किया है। अच्छा, तो वो क्या करते हैं कि वो पूरा अपना जो सोसाइटी का एरिया है उसमें वो लगाते हैं, और लगाने के बाद क्या है कि जो जितनी बिजली उससे पैदा करते हैं, जितना सरकार से बिजली ले रहे हैं जितना उससे पैदा करते हैं, तो दोनों माइनस करके बिल आता है आपका। शुरू में वो क्या करता है, जैसे हम मेंटेनेंस की हम लोग देते हैं 4,000-5,000 रुपये मेंटेनेंस हर एक फ्लैट देता है, तो उस मेंटेनेंस में वो 50 रुपये बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो कैपेक्स कास्ट कवर हो जाती है। पर धीरे धीरे करते क्या है, वो 50 रुपये पर महीने कैपेक्स कास्ट के साथ साथ में आपका बिजली का बिल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। मुझे ये बताइए कि एक तो ये है कि जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो इस मामले में काफ़ी आगे जा चुके हैं, तो एक तो उनकी निशानदेही अगर आप कर पाएँ। दूसरे ये कि लोगों को जागरूक करने के लिए आप अभियान चलाते हैं, उन तक पहुंचते हैं, अलग अलग स्कीमों के साथ पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब बहुत पैनल सस्ता हो गया है तो अब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका जो लोगों तक पहुंचने का, रीच आउट करने का जो प्लान है, वो फ़िलहाल किस मरहले में है और क्या है, किस तरह से आप उनको रीच आउट करते हैं? कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को? नहीं, सभी स्टेट अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर जगह पर सोलर रेडिएशन उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है। 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छा है, जिसमें हमारे सदर्न की स्टेट सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ रेडिएशन ज़्यादा है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होगी वो सन के रेडिएशन से होती है, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जहाँ कम होगा कम होगी। प्लस डायरेक्शनल क्या है कि एक साल में कितने दिन तक सन शाइन करता है। तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसमें ठंडी गर्मी बरसात सारा आता है। सदर्न इंडिया में लगभग सीज़न जो है, गर्मी का सीज़न या सनशाइन सीज़न ज़्यादा दिन तक रहता है, 8 से 9 महीने रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 10 स्टेट ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, पर सभी स्टेट अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हर स्टेट के पास अपना उनका जो है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। जैसे हमारे पास यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी उनके यहाँ पर भी है, तो उसको आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लस उनके यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग स्वच्छ हरित ऊर्जा को या स्वच्छ ग्रीन एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म में देखते हैं। तो उनके स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जो उस काम को करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनके ऑफिस बना के रखा हुआ है। तो वो अवेयरनेस का काम, प्रोजेक्ट लगाने का काम, सब्सिडी देने का काम, उसको पास करने का काम, सारा काम वो लोग अच्छे से देखते हैं। समय समय पर जब नई स्कीम या पॉलिसी आती है, जब कोई नई चीज़ें होती हैं, तो हम लोग भी सरकार के साथ जुड़ करके उसको
वर्कशॉप के माध्यम से, अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हैं। और बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, कि इसमें CW है, सी स्टेप है, प्रयास है, इराडे है। तो उनका पोर्टफोलियो ही है कि वो हरित ऊर्जा पे काम करते हैं। तो वो स्वयं बहुत ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, सर्वे करते हैं, रिपोर्टें निकालते हैं, उनका इम्पैक्ट देखते हैं। प्लस बहुत जैसे एक स्मार्ट पावर करके है, वो एक रॉकफेलर फाउंडेशन है, US संस्था, उन लोगों ने माइक्रोग्रिड लगाया हुआ है। जी जी। बिहार में लगाया है, झारखंड में लगाया है, उड़ीसा में लगाया है। तो वो बहुत जीरो लेवल पर काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और काम करके लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, प्लस उसका जो भी उचित लाभ पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी जो हेल्प है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, जो उनका डिपार्टमेंट कर रहा है। वो खुद अपने प्रोग्राम के माध्यम से, चूँकि इसमें ये बिजली का मामला है, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू आता है, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से जो जागरूक ग्राहक चाहते हैं कि हमारे यहाँ लगाया जाए, तो उनके यहाँ वो स्वयं प्रोक्योर करते हैं और उनको उसकी सारी जो सुविधाएं मिल जाती है। प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए ESL एक कंपनी है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट का काम करती है, वो उसके लिए जागरूकता फैलाती है। तो जागरूकता फैलाना या अवेयरनेस करना ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये पे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं अलग अलग टाइम पे, बहुत सारे अखबारों में एडवर्टाइजमेंट छपते हैं, नुक्कड़ नाटक भी कई संस्थाएं करती हैं, वॉल पेंटिंग भी होता है। तो समय समय पे सरकार के पास अपना बजटरी प्रोविज़न, उसके माध्यम से बहुत सारा काम इसमें चलता रहता है। और बहुत अलग अलग तरीके की स्कीमें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सोलर पंप हमारे पास है, हम लोग अपने ट्यूबवेल को सोलर पंप में कन्वर्ट कर रहे हैं, सरकार उसके लिए काम कर रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक। और जो हमारे घरों में LED बल्ब आई है, तो सरकार के ही इंटरवेंशन से इसका दाम बहुत सस्ता हुआ है। जी जी। तो ये सब हरित ऊर्जा की तरफ या मान लीजिए स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ने के बहुत सारे रोड मैप थे जिनको हम लोगों ने अचीव किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत कीमती समय दिया मुझे। और एक चीज़ आप बताया, ये थे मनोज कुमार उपाध्याय जी जो डिप्टी एडवाइज़र हैं नीति आयोग में। आप बता रहे थे कि जो हरित एनर्जी है मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए और देश के लिए कितना ज़रूरी है। इससे न सिर्फ ये कि हमारा आप सुरक्षित होंगे, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित होगा, इसके साथ साथ हमारी जो एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा होगा, हमारे पैसे भी बचेंगे और हम स्वच्छ होंगे। और आने वाले दिनों की एनर्जी ये बनने वाली है जिसमें भारत लीड कर रहा है। तो हम तमाम लोगों को, जहाँ भी हम लोग मौजूद हैं, दूर दराज में बैठे हुए लोग हैं, तो इस एनर्जी को अपनाएं। जो भी आपके डाउट हैं, आपके यहाँ ब्लॉक होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठा होता है, आप वहाँ जाएं, कंसल्ट करें और ज़रूर आप इस तरह की चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकें। बहुत शुक्रिया।